नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम मैथ्स एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति के विषय में जानेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो सप्तांग सिद्धांत है चाणक्य का, वो क्या है, उसमें किस तरह की बातें दी गई हैं, कौन से वो 7 सिद्धांत हैं जिनकी बात चाणक्य करते हैं। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास की इस सीरीज में। आज हम मौर्य साम्राज्य की उन सारी व्यवस्थाओं को बेसिक स्तर पर समझने का प्रयास करेंगे जिसने मौर्य साम्राज्य को इतना महान बनाया। अगर हम मौर्य साम्राज्य का जो स्वरूप है उस स्वरूप को देखें, मतलब जो इनकी शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था के स्वरूप को अगर हम देखना चाहें तो हमको ये मिलता है कि केंद्रीकृत और नौकरशाही साम्राज्य है, मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम है प्लस नौकरशाही में प्रभावित रूप से शामिल। अब देखिए, नौकरशाही में क्या होगा, अधिकारियों की नियुक्ति होगी और इन अधिकारियों को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा, एक सेंट्रलाइज सिस्टम के द्वारा या एक केंद्रीय सिस्टम के द्वारा। इस व्यवस्था पे ही पूरा मौर्य साम्राज्य हमको टिका हुआ दिखता है। इसमें हमको 2 तरह के राजा मिलेंगे। पहले जो बहुत शक्तिशाली राजा होंगे और सैन्य पराक्रम से राज्य में शांति और सामंजस्य स्थापित करेंगे। सबसे पहले नाम देखेंगे आप चंद्रगुप्त मौर्य का इसमें, और बाद में अशोक भी अपने जो स्टार्टिंग फेज उसमें इसी नीति को पूरा करता हुआ दिखेगा। उसके अलावा वैवाहिक संबंध कायम करके साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था। दूसरा, रोमिला थापर का अगर विचार देखें तो ये कहती हैं कि मौर्य साम्राज्य एक समान और केंद्रीकृत प्रशासनिक इकाई है। बाद में उन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया कि जो केंद्रीकरण का व्यवस्था है वो थोड़ा सा डिफर मिलेगी हमको इस साम्राज्य में, और उसकी 3 श्रेणियां है। पहली श्रेणी में हमको केंद्र में मगध जैसे राज्य मिलेंगे या महानगरी राज्य मिलेंगे। दूसरी श्रेणी में हमको कृषि और व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र मिलेंगे जिनका नियंत्रण राज्यपालों के द्वारा या वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। अब मगध का जो क्षेत्र है जो केंद्र में है, ये सीधा कंट्रोल होगा किसके द्वारा, राजा के द्वारा। और जो कृषि और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इनका नियंत्रण राज्यपालों के द्वारा किया जाएगा। इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा राजा का, मतलब राजा का कंट्रोल होगा राज्यपाल पे, और अधिकारियों पे भी कंट्रोल होगा किसका, राजा का। लेकिन इन क्षेत्रों पे जो डायरेक्ट नियंत्रण है या डे टू डे एक्टिविटी को जो कंट्रोल करने का काम करेगा वो आपका राज्यपाल करेगा, और उसकी सहायता के लिए अधिकारियों का एक समूह उसके साथ होगा, जो आपकी तीसरी श्रेणी होगी, जिसमें गांधार, रायचूर, दोआब, दक्षिणी कर्नाटक, कलिंग और सौराष्ट्र जैसे क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों से मौर्य साम्राज्य क्या करेगा, संसाधनों का दोहन करेगा। मतलब जो हमको बहुत सारे संसाधन संपन्न क्षेत्र मिलेंगे, उन संसाधन संपन्न क्षेत्रों से मौर्य साम्राज्य दोहन करेगा, कुछ पे नियंत्रण करेगा और कुछ पे इनडायरेक्ट नियंत्रण स्टैब्लिश करेगा। अब देखिए, पहला राजा हम देख रहे हैं जिस तरह का शक्तिशाली राजा है और शक्ति के भरोसे ये कंट्रोल करेगा, वैवाहिक संबंध के भरोसे ये राज्य को बढ़ाएगा। दूसरी श्रेणी का जो राजा मिलेगा वो धम्म नीति या सामाजिक समन्वय की नीति, इस नीति के द्वारा अपने साम्राज्य को बढ़ाएगा। कुछ अन्य क्षेत्र भी हमको मिलेंगे, जैसे यवनों का क्षेत्र, अन्य भाषाओं का क्षेत्र, विभिन्न अन्य जातियों का समूह। इन सब पे भी मौर्य साम्राज्य इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा, व्यवसाय के माध्यम से, अदर एक्टिविटीज के माध्यम से। तो इस तरह से पूरा कंट्रोल सिस्टम हमको दिखेगा मौर्य साम्राज्य में। उसके अलावा अगर हम मौर्य साम्राज्य का धार्मिक स्वरूप देखें तो वो हमको अशोक के शिलालेखों से क्या होगा, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन यहीं से हमको मिलेगी। इसमें हम देख रहे थे, जैसे हमने पहले बात की थी, कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, ब्राह्मणवादी प्रथाओं, आजीवक, मतलब सबको कहीं ना कहीं स्थान मिल रहा है अपनी मान्यताओं को मानने का, अपनी प्रथाओं को चलाने का। इसी वजह से अशोक के काल में हमको इतना सामंजस्य दिखता है, क्योंकि वो सभी मान्यताओं को मानेगा, सबको संरक्षण देगा, सबको सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जिसके कारण सभी धर्म विकास करेंगे। और उस विकास के दौरान ये आपस में जो प्रतिस्पर्धा है वो निगेटिव एंगल पे नहीं ले जाएंगे, जिसकी वजह से सबका विकास होगा इस समाज में। इसी तरह से आप इसको कनेक्ट करिए वर्तमान व्यवस्था से। जब आप इसको वर्तमान व्यवस्था से कनेक्ट करेंगे तब आप वहां भी देखिए कि अगर समाज में सभी धर्मों को अपनी मान्यताओं को मानने का, अपनी प्रथाओं को मानने का अधिकार है, उसके साथ साथ जो विचार हैं बाकी लोगों के, उसको भी अगर हम देखें कि उनको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो उससे ओवरऑल समाज में क्या होगा, समन्वय बना रहेगा। एक चीज हम देख ले, राज्य और साम्राज्य, 2 तथ्य हमको मिलते हैं कि ये राज्य है और ये साम्राज्य। तो क्या अंतर होता है राज्य और साम्राज्य में, तभी हम मौर्य साम्राज्य की पूरी व्यवस्था को समझ पाएंगे और क्यों मौर्य साम्राज्य को साम्राज्य कहा जाता है, मौर्य राज्य नहीं कहा जाता है बल्कि साम्राज्य शब्द कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? राज्य के विषय में हम देखें तो ये क्या करता है, जो संसाधन है इसके क्षेत्र में, उन संसाधनों से अधिक ये लाभ एब्जॉर्ब करता है, मतलब लाभ को ये खींचता है अपनी तरफ। वहीं हम देखें जब आपका साम्राज्य, तो साम्राज्य करेगा क्या,
ये संसाधनों का निर्माण करेगा, उससे इसको ज्यादा राजस्व मिलेगा। एक देखिए पहला क्या कर रहा है, ये सिर्फ लाभ के लिए किसी क्षेत्र पर अधिकार करेगा और लाभ के लिए संसाधनों का प्रयोग ये करता रहेगा। यही हम देखें जो आपका साम्राज्य है, ये विकास करेगा उस क्षेत्र विशेष का, जिससे क्या हो, राजस्व में क्या हो, वृद्धि हो। मतलब लोगों की आय बढ़े, ये लोगों की आय बढ़ा के ज्यादा टैक्स कलेक्शन करना चाह रहा है, ये संसाधनों का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा आय कमाना चाह रहा है। अल्टीमेट एम दोनों का एक ही जैसा है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व मिले, ज्यादा से ज्यादा समाज या साम्राज्य समृद्ध हो। लेकिन एक संसाधनों से सिर्फ लाभ कमा रहा है, दूसरा संसाधन क्रिएट कर रहा है जिससे उसको अधिक से अधिक लाभ हो। अब देखिए जो आपका ये साम्राज्य होगा, क्योंकि ये संसाधनों का पुनर्गठन करेगा, नए संसाधन बनाएगा, उनको कंट्रोल करेगा और सही तरीके से वो चले उसका पूरा ध्यान रखेगा। इसलिए हम देखेंगे जो प्रशासन की आवश्यकताएं इस साम्राज्य में, वो हमको राज्य की तुलना में ज्यादा दिखेंगी। और उसमें सबसे प्रमुख होगा आपका कृषि उस समय, क्योंकि कृषि ही सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था टैक्स कलेक्शन का। तो कृषि के विकास के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाएंगे। नहरों का विकास आप देखेंगे, टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है वो आप देखेंगे। और जब ये कृषि का विकास होगा तो उसी के साथ वाणिज्य का विकास, व्यापार का विकास, ये सब हमको दिखेगा। फिर देखिए क्या होगा, मार्गों का निर्माण भी आपको करना होगा, पूरा आपको इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे जो रिसोर्सेज है उनका हम मैक्सिमम यूज करके और नए रिसोर्सेज क्रिएट करके ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन कर पाए। तो पहली चीज तो जो है उत्पादन आपका अच्छा होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन आपका अच्छा होना चाहिए, फिर आपका डिलीवरी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और डिलीवरी सिस्टम के बाद जो सर्विसेज हैं वो सही होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है वो हमको काफी ठीक ढंग से मिलना चाहिए। हम मौर्य साम्राज्य को देखेंगे तो ये सारी खूबियां हमको इस मौर्य साम्राज्य में मिलेंगी, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत ही ठीक तरीके से इनको बनाया गया होगा, और एक फॉर्मेट होगा जिसके तहत ये पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाएंगे। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस प्रशासनिक व्यवस्था में हमको लेवल मिलेंगे, मतलब स्तरीकरण मिलेगा, जिनके माध्यम से ये प्रशासनिक व्यवस्था चलाएंगे। और इस स्तरीकरण में भी हमको स्वायत्तता मिलेगी, मतलब कुछ क्षेत्रों को अधिकार होगा कि वो किस तरह के कार्य कर पाए। लेवल है पर उसमें भी स्वायत्तता हमको देखने को मिलेगी सामाजिक व्यवस्था में। और यही कारण बनेगा कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा एग्रीकल्चर का इस टाइम में, और टैक्स कलेक्शन का। और उसका अल्टीमेट इफेक्ट हमको क्या मिलेगा कि मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली हमको मिलेगा। उसके बाद जो सबसे खास चीज हमको मिलती है वो है अशोक की धम्म की नीति। इस नीति से सांस्कृतिक समरूपता फैलती है साम्राज्य में, और लोगों में एक दूसरे को सम्मान देने की जो भावना है वो भावना बढ़ेगी, क्योंकि साम्राज्य की नीति ही ऐसी है। इसके माध्यम से क्या होगा, जो धार्मिक कट्टरवाद वो हमको सबसे कमजोर अवस्था में दिखेगा, कि कट्टरवाद नहीं होगा। यही जब हम देखेंगे आपका बाद में मुगल साम्राज्य, तो जो मुगल राजा इस धम्म की नीति के तथ्यों को, मतलब शब्द ये भले ना हो लेकिन जो विचार है कि धार्मिक और सांस्कृतिक समरूपता हम बना के रखे समाज, जो इसको अपनाएगा उसका साम्राज्य विकसित होगा, जो इसको नहीं अपनाएगा उसका साम्राज्य हमको पतन की तरफ दिखेगा। जैसे जब आप देखेंगे अकबर को, तो ये कुछ हद तक ये धर्म की नीति जैसा ही तथ्य अपनाएगा। फिर हम जब देखेंगे बाद में औरंगजेब, तो औरंगजेब हमको ये नीति पालित करता नहीं दिखेगा। इसी वजह से मौर्य साम्राज्य के बाद जो सबसे बड़ी हमको साम्राज्यिक व्यवस्था मिलेगी मुगल काल, वो औरंगजेब के बाद क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आय के साधन भी तो घट जाएंगे इससे। और वो सब कुछ क्यों हो रहा है, इस धम्म की नीति का पालन ना करने के। अब हम देखें मौर्य साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, ये हम देखें कि किस समय काल में मौर्य साम्राज्य का विकास हो रहा है। छठी शताब्दी बीसीई का ये काल है। मैंने बीसी और बीसीई इन दोनों में अंतर आपको बताया है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और बीसीई बिफोर कॉमन एरा। समय काल जो दोनों में दिखेगा एक जैसा ही दिखेगा। तो इस समय क्या हो रहा है, शहरीकरण में वृद्धि हो रही है। और एक लेखक मिलेगा हमको यूनान का, एरियन के नाम से, ये कहेगा कि उस समय शहरों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। और उसके साथ दूसरा तथ्य हमको मिलेगा, कृषि का निरंतर विस्तार होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लोहा आ चुका है, और जब लोहा आ चुका है तो ये कृषि में काफी मददगार साबित होगा। अर्थशास्त्र में भी हमको लोहे से बने विभिन्न उपकरण मिलते हैं, जो ये बताते हैं कि इनका प्रयोग कृषि व्यवस्था में किया जा रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो टैक्स भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, और जब टैक्स बढ़ेगा तो जो आपका ये साम्राज्य है ये क्या हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और ये एक प्रशासनिक व्यवस्था हमको दिखाएगा जो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में चलेगी, या बहुत विस्तृत रूप में भी हमको देखने को मिलेगी। अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि जो
कृषि योग्य भूमि है उनका निर्माण भी किया जा रहा है। मतलब जो ऐसी भूमि जो कृषि योग्य उस समय नहीं है, ऊसर है, बंजर है या उनमें उत्पादन उस स्तर का नहीं हो रहा है, उन स्थानों की पहचान की जा रही है। वहां पर शूद्रों को बसाया जा रहा है जो कृषि करके उस क्षेत्र विशेष को जो पहले उत्पादन नहीं कर रहा है उससे भी उत्पादन हो और बाद में फिर उससे भी टैक्स कलेक्शन हो। तो अपने रिसोर्सेज का ये लोग अल्टीमेट यूज कर रहे हैं जिससे ओवरऑल प्रशासनिक व्यवस्था स्ट्रांग हो रही है। अब यहाँ आप जो शूद्र शब्द है इसको देखिए, कहीं ना कहीं हमको जो वर्ण व्यवस्था का प्रभाव है वो हमको इसमें भी देखने को मिलेगा। अर्थशास्त्र में ये चीज आपको बार बार देखने को मिलेगी कि वर्ण व्यवस्था उस समय भी हमको दिखेगी और शोषण जो है वो भी हमको दिखेगा। मजदूर दिखेंगे, दास दिखेंगे, शूद्रों की दशा दिखेगी, वो सब हमको दिखेगा। लेकिन इन सबके माध्यम से टैक्स कलेक्शन को बढ़ा के साम्राज्य को सुदृढ़ किया जाएगा। धान की खेती जो उस समय सबसे फेमस हो गई थी, इस धान की खेती में हम देख रहे थे कि रुपाई विधि आ गई थी। अब इस रुपाई विधि से क्या हो रहा था, धान का उत्पादन बढ़ रहा था। और इस धान की खेती के लिए, क्योंकि ये श्रम आधारित खेती है, मतलब इसमें श्रम ज्यादा लगता है, तो युद्ध बंदी जो मिलते हैं, इन युद्ध बंदियों का प्रयोग धान की खेती के लिए किया जाएगा। और जब आप देखेंगे इसका 13वां शिलालेख जहाँ पे बात की जाएगी कलिंग, तो जो कलिंग के युद्ध बंदी है उनका प्रयोग कहाँ होगा, धान की खेती में या ओवरऑल एग्रीकल्चर में। तो युद्ध बंदियों का प्रयोग श्रमिकों के रूप में किया जाएगा और ये भी उत्पादन में योगदान देंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि कलिंग युद्ध के बाद 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। इनका इस्तेमाल किसमें किया जाएगा, कृषि कार्य में, और इससे कृषि व्यवस्था और स्ट्रांग होगी। एक शब्द हमको मिलेगा सीता भूमि। शूद्रों को जो भूमि आवंटित की जा रही है उस भूमि को कहेंगे सीता भूमि। शूद्रों को बसाकर जमीन को उपजाऊ बनाकर वहां से उत्पादन करने के लिए जिस भूमि का आवंटन किया जा रहा है उस भूमि को कहेंगे सीता भूमि। अब दो चीज हमको मिल गई, एक लोहा, दूसरा जनशक्ति, जिसका प्रयोग ये कर रहे हैं। अन्य क्षेत्रों के बंदियों का भी प्रयोग कर रहे हैं और शूद्रों का भी, मतलब अपने साम्राज्य के लोगों का भी ये प्रयोग कर रहे हैं कृषि में, और अन्य क्षेत्रों से जो लोग ला रहे हैं उनका भी प्रयोग कर रहे हैं कृषि में। इससे क्या होगा, एक मजबूत कृषि व्यवस्था बनेगी और ओवरऑल अर्थव्यवस्था जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रूप में हमको मिलेगी। अगर हम देखें जो मौर्य साम्राज्य का व्यापार है और वाणिज्य, तो इसमें लगातार विस्तार होता हमको देखेगा। संसाधनों का प्रयोग किया गया सही तरीके से, जिससे इनको इस सक्षम बनाया गया कि ये राजस्व को बढ़ाएं। कथा कथाओं में भी हमको ऐसे वर्णन मिलते हैं कि जब व्यापारी कारवा के रूप में, मतलब एक ग्रुप के रूप में दूर दराज के स्थानों पर अपने माल को ले जाते हैं, बिक्री करते हैं या खरीदारी करते हैं, तो अंतरदेशीय व्यापार ये भी हमको विकसित रूप में साम्राज्य में देखने को मिल रहा है। इससे भी क्या हो रहा है, राजस्व का कलेक्शन बढ़ेगा। कैसे भाई, बिक्री कर लगेगा, ठीक, रोड टैक्स लगेगा, और इन सब के माध्यम से भी राजस्व बढ़ेगा और एक मार्केट भी तो मिलेगी। जब देश के संसाधन अन्य देशों में बिकने जा रहे हैं तो हमको एक मार्केट एक्सेस भी तो मिल रहा है। तो डाइवर्सिटी जो बढ़ेगी या विविधता जो हमको बढ़ी हुई मिलेगी वो भी हम देख पाएंगे इस साम्राज्य में, और इससे ओवरऑल क्या होगा, जो आपकी इकोनॉमी है उसका विकास होगा। साम्राज्य क्या करेगा, इन विकसित संसाधनों को व्यवस्थित करने का भी पूरा प्रयास करेगा। इनकी सुरक्षा की, शांति व्यवस्था बनी रहे, इन सबके बारे में वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में, प्लान्ड वे में काम करेगा, जिससे साम्राज्य का लगातार विस्तार। जो व्यापार मार्ग है उनको सुरक्षित किया जाएगा, इनसे व्यापार अच्छा होगा। और व्यापारी जब अच्छे होंगे या व्यापारी जब सुरक्षित महसूस करेंगे तब वो क्या करेंगे, सुगमता से व्यापार कर पाएंगे, और जब सुगमता से व्यापार कर पाएंगे तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। इसी को आप कनेक्ट करिए मॉडर्न डे, कैसे, जो आपके ट्रेड रूट्स है वो डेवलप्ड हमको मिलने चाहिए। इसीलिए आप देखिए हाईवे बन रहे हैं खूब सारे, एक्सप्रेस वे आपको दिख रहे हैं खूब सारे। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको व्यापार मार्गों को विकसित करना है, उनको डेवलप करके इस योग्य बनाना है कि हर तरफ से व्यापार जो है वो आसानी के साथ हो पाए। दूसरा, जो व्यापार है और जो व्यापारी है उनको भी हमको सुरक्षा देनी होगी। जब हम ये सब कुछ करेंगे तभी क्या होगा, देश का व्यापार बढ़ेगा और टैक्स कलेक्शन सरकार का बढ़ेगा। तो ये प्रयास हमको कहाँ दिख रहा है, मौर्य साम्राज्य में, कि इस तरह की व्यवस्था ये लोग अपना रहे हैं। हम इनसे क्या करेंगे, आइडियोलॉजी हम देखेंगे इनकी कि किस तरह से इनके साम्राज्य का इतना विस्तार हो रहा है। उस आइडियोलॉजी को आप मॉडर्न डे फिलोसफी में या मॉडर्न डे पॉलिटिकल सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन के साथ अगर देखेंगे कि अगर हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं इस स्टेट में तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी, क्या अच्छे बेनिफिट्स हमको देखने को मिलेंगे। इस टाइप का एनालिसिस यूपीएससी आपसे हमेशा पूछता है, और आपका माइंड मेकअप भी ऐसा होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग रूप से हमको दिखती हैं, जिसने मौर्य साम्राज्य को इतना महान बना दिया, वो सिस्टम हम आज की डेट में कैसे अपना के आज के डेट में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। नए शहर बसेंगे, नए बाजार बसेंगे, इससे भी क्या हो रहा है, व्यवसाय बढ़ रहा है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, और इससे भी क्या हो रहा है, राजस्व लगातार बढ़ रहा है। व्यापारिक मार्गों का विस्तार हमको बहुत बड़े स्तर पर इस साम्राज्य में देखने को मिलेगा। अब ये देखिए, एक तो ये इनका केंद्र बिंदु हो गया
जहाँ से ये कंट्रोल करेंगे सारे क्षेत्रों को। लेकिन इनके जो व्यापारिक मार्ग है, ये देखिए आप, ये चाइना तक भी जा रहे हैं, ये पश्चिम एशिया में भी जा रहे हैं, भारत के अंदर के जो क्षेत्र हैं उनमें भी इनके व्यापारिक मार्ग दिखेंगे, समुद्री मार्ग भी आपको विकसित मिल रहे हैं। सारे मार्गों से व्यापार को सुगम बनाया जा रहा है। और फिर जब हमने देखा था कलिंग को, जिसपे हमला किया था अशोक ने, वो भी इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसको एक्सेस चाहिए था ट्रेड रूट्स का, प्लस हाथियों की सप्लाई यहाँ थी, तो उस वजह से भी यहाँ हमला करता है। तो ओवरऑल व्यापारिक मार्ग बहुत ही विस्तृत रूप में हमको इस साम्राज्य में देखने को मिलेगा। व्यापारिक मार्गों की जो संरचना, अगर हम उसको डिटेल से समझना चाहें तो पश्चिम एशिया और मध्य एशिया, यहाँ के व्यापारिक मार्ग हमको दिखेंगे जो पश्चिम भारत से होकर गुजरेंगे बाय डिफॉल्ट। मगध में राजगिरी और वर्तमान प्रयागराज के निकट जो कौशाम्बी है, जो गंगा नदी के किनारे, यहाँ से व्यापारिक मार्ग हमको हिमालय की तलहटी तक दिखेंगे। अब देखिए, जल मार्ग और स्थल मार्ग, इन दोनों का विकास किया जा रहा है जिससे व्यवसाय और व्यापार आसानी से हो सके। जो आपका पाटलिपुत्र है जो केंद्र में स्थित है, इससे इस तरह के व्यापारिक मार्ग विकसित किए जा रहे हैं जिनसे चारों दिशाओं में व्यापारिक मार्गों का विकास किया जा सके। और नदी मार्ग जो है उनका भी प्रयोग किया जा रहा है। आप इसको वर्तमान में भी जोड़ के देखिए, जल मार्ग हमको डेवलप करने पड़ेंगे, इसीलिए भारत सरकार की नीतियां देखिए, जो इनलैंड वाटरवेज वो डेवलप कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जल मार्ग क्या करना है, विकसित करना है, क्योंकि ज्यादा सस्ते हैं। और जो स्थल मार्ग है इनका भी डेवलपमेंट देखिए आप हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमको ट्रेड रूट्स बढ़ाने हैं, और ट्रेड रूट्स बढ़ाने हैं, उसी से ट्रेड बढ़ेगा, उसी से टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, उसी से ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये काम अभी भी हो रहा है, और ये काम मौर्य साम्राज्य के समय से भी हो रहा था, इसीलिए मौर्य साम्राज्य इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि इन सब पे उसने काम किया था। अब जो पाटलिपुत्र का मार्ग, इसके उत्तरी मार्ग मतलब पाटलिपुत्र भी चारों दिशाओं में काम करेगा, चारों दिशाओं से इसका संपर्क स्थापित होगा। उसमें हम देखें जो इसका उत्तरी मार्ग, ये कपिलवस्तु, श्रावस्ती, वैशाली, इन सारी जगहों को कलसी, हजारा, पेशावर, इन क्षेत्रों से जोड़ रहा है। जो इसका पूर्वी मार्ग है वो भी हम देखते हैं। तो इसका पूर्वी मार्ग क्या करता है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक जाता है। पूर्वी मार्ग का एक हिस्सा हमको मिलेगा जो सदर्न और सदर्न ईस्ट के लिए, मतलब दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए हमको निकास बिंदु के रूप में मिलते हैं। इनलैंड जो रोड है आपका, उनसे क्या हो रहा है, वाटरवेज कनेक्ट किया जा रहा है, और इनसे फिर क्या हो रहा है, जो विदेशी व्यापार है वो किया जा रहा है। अब मैप पे देखिए तो ज्यादा सही समझ पाएंगे। जैसे देखिए ये मार्ग हो गया, अब इस मार्ग से यहाँ तक का मार्ग आया, अब इससे क्या हो रहा है, वाटर मार्ग डेवलप हो रहा है। सेम चीज देखिए, यहाँ से ये मार्ग है, यहाँ तक गया ये, अब यहाँ से देखिए वाटरवेज डेवलप है, यहाँ तक गया ये मार्ग, यहाँ से वाटरवेज डेवलप है। इस तरह से रोड ट्रांसपोर्टेशन से ये समुद्र मार्ग का एक्सेस कर पा रहे हैं और उन केंद्रों तक पहुंच पा रहे हैं जहां से समुद्र मार्ग का आसानी के साथ एक्सेस हो सकता है। कौशाम्बी से भी हम एक मार्ग देखेंगे जो पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए उज्जैन तक की यात्रा करवाता है। यही मार्ग गुजरात तट तक जाता है और दक्षिण में नर्मदा को भी ये कनेक्ट करता है। तो पूरा मार्ग ये डेवलप कर रहे हैं, पूरे पैन इंडिया ये लोग रोड बना रहे हैं और हर उस संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो रोड ट्रांसपोर्टेशन में सहायता कर सके, चाहे वो नदी मार्ग हो, चाहे वो समुद्र मार्ग हो, चाहे वो रोडवेज हो, सबका ही प्रयोग कर रहे हैं। दक्षिणापथ हमने देखा था, जैसे उत्तरापथ और दक्षिणापथ। तो दक्षिणापथ की सहायता से ये इस्लामाबाद तक के क्षेत्र को कनेक्ट कर रहे हैं और वहां से व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं। मेघस्तनीज का एक वर्णन हमको मिलता है जो बात करता है भूमि मार्ग की, ये उत्तर पश्चिम को पाटलिपुत्र से जोड़ देता है। तो हर तरीके के मार्ग ये लोग बना रहे हैं और व्यवसाय को सुगम बना रहे हैं। व्यापार की सुगमता के लिए भी ये लोग खूब प्रयास करेंगे, जिसमें हमको दिखेगा कि कारीगरों का संघ बनाया जाएगा और उनमें जो अच्छे कारीगर हैं उनको रखा जाएगा, और एक ट्रेड यूनियन जैसी व्यवस्था हमको मिलेगी या लेबर यूनियन जैसी व्यवस्था हमको मिलेगी जो इनके विकास के लिए भी कार्य करेगी। व्यापार और व्यावसायिक संगठनों को काफी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये डेडिकेटेड क्या करता है, पॉलिसीज बनाता है और हस्तक्षेप नहीं करता है, मतलब डायरेक्टली इनके यूनियन में कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि कुछ उत्पादन और वितरण की जो व्यवस्थाएं हैं उनको नियंत्रण का ये प्रयास करता है। अब यहाँ देखिए जो आपका स्थानीय प्रशासन है वो हमको दिखेगा और सेल्फ कंट्रोल जो सिस्टम है वो भी हमको दिखेगा, जिससे ये अपना विकास ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। इससे आप नीति निकालिए कि जो सरकार की नीतियां हो वो इस तरह की हो कि वो ज्यादा हस्तक्षेप ना करे स्थानीय स्तर पे, मतलब जो उनकी इंटरनल पॉलिसीज है उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना बनाए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन उनको अपने हिसाब से काम करने दे और जो उनके उत्पादन या वितरण जैसे सिस्टम है उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए कि उनको बेहतर किया जा सके। करों में जो छूट की व्यवस्था है वो भी हमको दिखती है, जिससे ये व्यापार और विस्तृत हो। जो हथियार बनाने वाले हैं, जो जहाज बनाने वाले हैं, जो पाषाण निर्माता है, अर्थात जो राज्य को या हम कहें केंद्र को संसाधन प्रदान करने वाले क्षेत्र हैं, उनको टैक्स में छूट दी जा रही है। जैसे ये हथियार बनाने वाले लोग हैं
अब हथियारों का प्रयोग आम जनमानस तो करेगा नहीं, बड़े जहाज बनाए जाएंगे, इनका प्रयोग आम जनमानस तो करेगा नहीं, इनका प्रयोग केंद्र करेगा, या जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था है वही तो युद्ध लड़ने के लिए हथियारों का प्रयोग करेगी या जहाजों का प्रयोग करेगा। अब देखिए जहाज दो रूप में मिलेंगे, व्यवसायियों के लिए भी जहाज बनेंगे और युद्ध के लिए भी यात्राएं होंगी उसके लिए भी जहाज बनेंगे। तो इनको क्या कर रहे हैं, टैक्स में छूट दे रहे हैं जिससे ये और स्ट्रांग बने और अच्छे बने। तो इस तरह की व्यवस्था भी हमको मिल रही है और अनिवार्य श्रम के रूप में इन सारे क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। शहरीकरण का जो विस्तार हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि जो सुदूर पश्चिम और मध्य भारत का क्षेत्र है और दक्षिण भारत तक का क्षेत्र है, इन सब में शहरीकरण विकसित हो रहा है। एक हमने शब्द देखा था गृहपति, अब ये और समृद्ध बन गया है और इससे क्या हो रहा है, गृहपति से ग्रामीण बस्तियां हैं जो उनका भी विस्तार हो रहा है। तो दो चीजें हो रही हैं, एक तो जो शहर है वो विकसित हो रहे हैं, दूसरे जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका भी विकास हो रहा है। जो व्यापारी हैं, जो सौदागर हैं, इनको नगरों में बसाया जा रहा है। उसके साथ साथ दुर्ग निवेश या दुर्ग विधान की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, अर्थशास्त्र में इस बात को बताया गया है कि राज्य ने क्या किया, शहरों की स्थापना के लिए इन प्रयोगों को अपनाया, जिसमें ये शहरों में जो पुजारी हैं, कुलीन वर्ग के लोग हैं, सैनिक हैं, व्यापारी हैं, कारीगर हैं, या हम कहें गैर कृषिगत लोग हैं, इनको एक जगह पे बसाया जा रहा है। इनकी एक कम्युनिटी डेवलप करती हुई हमको मिल रही है। और एक बहुत बड़ा चेंज आएगा नकदी में लेन देन। अब जो ये आपका मांग और आपूर्ति की समस्या, उस समस्या का समाधान कर देगा। क्योंकि जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो एक दिक्कत आती है हमारे सामने, आवश्यकता का दोहरा संयोग। जब हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं, कैसे आपको आम चाहिए और दूसरे व्यक्ति के पास तरबूज है, अब आपको आम चाहिए, इसको तरबूज चाहिए, तब तो ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब मान लेते हैं आप के पास क्या है, कपड़ा है, लेकिन इस सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए, आम चाहिए, तो आप कपड़े के बदले तरबूज कैसे चेंज करेंगे, जबकि उसको क्या चाहिए, आम चाहिए। अब इस समस्या को समाधान के रूप में कौन देगा, मुद्रा। हर चीज को आप मुद्रा में खरीदिए या हर चीज को आप मुद्रा में बेचिए। इससे जो ट्रेड है वो और डेवलप हुआ मिलेगा, क्योंकि अब जो आवश्यकता का ये दोहरा संयोग, ये संयोग सॉल्व हो गया है। मतलब इस संयोग की जो समस्या है वो हम सॉल्व होती हुई देख रहे हैं। अब इस नकदी लेन देन की व्यवस्था से जो व्यापार है वो हमको फिर से विकसित हुआ मिलेगा। धातु सिक्कों का प्रयोग किया जाएगा। हमने एक शब्द देखा था आहत सिक्के, इनका भी हमको प्रयोग मिलेगा। तो इन सब के माध्यम से शहरीकरण का विस्तार होगा, व्यवसाय का विस्तार होगा, नगरीकरण का विकास होगा और ओवरऑल टैक्स कलेक्शन का विकास होगा। और ये सब मिलकर क्या करेंगे, साम्राज्य का विस्तार कर देंगे। जो हमने एक दूसरी बात की थी, जो चाणक्य का सिद्धांत, जिसे कहेंगे साप्तांग सिद्धांत, ये सिद्धांत ये बताते हैं कि एक साम्राज्य को कैसा हो, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, साम्राज्य को किन चीजों पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, उन सब की बात इस साप्तांग सिद्धांत में हमको मिलती है। इसको आप मॉडर्न डे से भी कनेक्ट करके देखिएगा। जैसे जब ये स्वामी की बात करते हैं, राजा की बात करते हैं, तो उसके ये मापदंड बताते हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए। अमात्य की बात करते हैं जिसमें मंत्रियों का और बड़े अधिकारियों का समूह, उसके बारे में भी ये बताते हैं। फिर हमको मिलता है जनपद, उसके विषय में भी इसमें चर्चा है, दुर्ग के विषय में चर्चा है, कोष के विषय में चर्चा है, दंड के विषय में चर्चा है और मित्र के विषय में। तो ये 7 सिद्धांत हैं जिनके बेसिस पे चाणक्य का साप्तांग सिद्धांत, मतलब 7 ये अंग हैं साप्तांग सिद्धांत के, जिसके बारे में चर्चा चाणक्य करते हैं। हम एक एक को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली बात की जाती है स्वामी। तो राजा के विषय में ये कहा गया है कि राजा का भाग्य उसकी जनता के साथ निकटता से जुड़ा होता है। मतलब राजा जिस प्रकार की अवस्था में होगा उसका प्रभाव जनता पे हमको दिखेगा। राजा ऊर्जावान होना चाहिए, उससे प्रजा भी ऊर्जावान होगी। और अगर राजा आलसी है तो जनता भी क्या होगी, आलसी होगी। तो राजा हमको ऊर्जावान मिलना चाहिए और प्रशासनिक व्यवस्था में ये इन्वॉल्व होना चाहिए डायरेक्टली, बहुत ही एक्टिव रूप से, तभी साम्राज्य विकसित हो सकता है। फिर हमको मिलता है अमात्य। अमात्य जिसमें मंत्रियों का और अधिकारियों का समूह है। इनके विषय में कहा गया है कि 2 प्रकार के परामर्शी निकाय हैं। पहला निकाय मंत्रियों का है और एक छोटा सलाहकारी निकाय है जिसमें आपको मिलेंगे मंत्री। दूसरा निकाय हमको मिलेगा जो कार्यालय प्रमुखों का निकाय है और ये रिपोर्ट करेगा किसको, डायरेक्ट राजा को। उसके अलावा जो पुरोहित या जो शाही पुजारी हैं, ये हमको एक प्रमुख अधिकारी के रूप में मिलेंगे। और अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि पुरोहित कौन होना चाहिए, प्रतिष्ठित परिवार से होना चाहिए, वेदों का उसको ज्ञान होना चाहिए, दिव्य व नैसर्गिक संकेतों की व्याख्या में निपुणता होनी चाहिए, राजनीतिक विज्ञान में पारंगत होना चाहिए। अब इस तथ्य को आप देख, दिव्य और नैसर्गिक कैसे, अगर आपने महाभारत देखी तो वहां पे एक चर्चा मिलती है द्रौपदी और कृष्ण की। कृष्ण भविष्य देख सकते, ऐसा लोगों का मानना था। तो यही प्रश्न द्रौपदी से पूछ के आप बताइए मुझे
कि आप भविष्य कैसे देख पाते। कृष्ण जो उत्तर देते हैं उसको आप ध्यान से समझ। कृष्ण कहते हैं देखो मैं तथ्यों को देखता हूँ, जांचता हूँ। एक उसका जो ऐतिहासिक संबंध है उसे मैं चेक करता हूँ, जो वर्तमान या वर्तमान घटनाक्रम है उसको मैं चेक करता हूँ। फिर ऐसी जो घटनाएं पहले हो चुकी है उनका क्या परिणाम था उनको मैं चेक करता हूँ। फिर जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष, उसको मैं चेक करता हूँ। तो सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद एक हमको क्या मिल जाता है, निष्कर्ष मिल जाता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। ये बात कृष्ण करते हैं किससे, द्रौपदी से। अब कृष्ण को क्या माना गया है, अलौकिक माना गया है। क्यों, क्योंकि ये भविष्य की जो घटनाएं हैं उनके विषय में लोगों को बता देते हैं। मैं उस समय काल की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में तो कृष्ण ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन उस समय इनको अलौकिक माना जाता था जब महाभारत का काल चल रहा है। अब देखिए यहाँ भी क्या किया जा रहा है, दिव्य और नैसर्गिक पुरोहित होने चाहिए। मतलब इनमें जो एनालिटिकल स्किल है वो रिक्वायर्ड है पुरोहित बनने के लिए, कि आप चीजों को, घटनाक्रम को, तथ्यों को एनालाइज करके ये बता पाए कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। फ्यूचर प्रिडिक्शन की जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन इन पुरोहितों को आनी चाहिए। ठीक है, तो ये तथ्य भी है। अब जो ये आपके अधिकारी हैं, जाहिर सी बात है अब आपको वेल क्वालिफाइड ऑफिसर्स चाहिए जो इतनी सारी क्वालिटी रखें। तो उनको आपको जो पारितोषिक है या हम कहें जो उनको सैलरी है वो भी तो आपको देनी पड़ेगी इस स्तर की, जिससे जो स्ट्रॉन्ग टैलेंट है वो आपके पास आए। तो हम देखते हैं जो सेना का कमांडर है उसको 48,000 पार्ट, जो कोषाध्यक्ष है उसको 24,000 पार्ट। तो अच्छे वेतन मिल रहे हैं लोगों को, तभी ये लोग मौर्य साम्राज्य में आ रहे हैं, या हम कहें टैलेंट मौर्य साम्राज्य में बाहर से भी आ रहा है जो इसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सेम चीज समझिए। अगर आपको टैलेंट को अपने पास बुलाना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़े। अब यहाँ पेमेंट देखिए दो चीजों से समझिए आप, एक जो उनको पैसे मिल रहे हैं वो, दूसरा जो सम्मान, जो अधिकार उनको समाज में उस समय मिल रहा था वो चीज आपको मॉडर्न डे में भी लाना होगा। अगर आपको अच्छा टैलेंट मार्केट से चाहिए तो आपको ये दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो आप उनको पेमेंट अच्छा करेंगे, दूसरा आप उनको सामाजिक जो उनकी प्रतिष्ठा है उसका भी ध्यान रखें। इससे जो ब्रेन है वो आपके साम्राज्य में आएगा या किसी देश में आएगा। यही काम आप देखिए अमेरिका कर रहा है, इसी वजह से अमेरिका आपको इतना स्ट्रांग मिलेगा क्योंकि ये काम वो कर रहा है। तो राजनीतिक व्यवस्था में जब हम देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य की, तो इस तरह की व्यवस्था अपना रहे हैं। और सप्तांग सिद्धांत में चाणक्य यही बात कहते हैं कि अमात्य के विषय में आप ये सब चीजें करिए, तब जाके अमात्य आपको अच्छे मिलेंगे, मंत्री आपको अच्छे मिलेंगे, और उससे फिर क्या होगा, साम्राज्य का विकास होगा। अगली बात देखिए क्या कहते हैं चाणक्य जनपद के विषय। ये कहते हैं कि ये आय का प्रमुख स्रोत है राजा के लिए, और यहाँ पर कृषि उत्पादन के आधार पर आयकर आपको तय करना होगा। आयकर को बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा प्रयास करने होंगे। मतलब राज्य ये कोशिश करेगी कि किस तरह से लोगों की आय बढ़े। जब आय बढ़ेगी तभी लोग आयकर अधिक देंगे, तो वो प्रयास भी हमको मिलना चाहिए। जो निवेश है, जो पुरस्कार है, जो दंडात्मक रणनीतियां हैं, उन सबको अपनाकर हमको टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है। आप जो अच्छे टाइम से टैक्स दे रहा है उसको इनाम दीजिए, जो खराब टाइम से दे रहा है, नहीं दे रहा है, टैक्स छुपा रहा है, उसको दंड दीजिए। इन्वेस्टमेंट लेके आइए, उससे टैक्स कलेक्शन बढ़ाइए। ये सारा प्रयास हमको सप्तांग सिद्धांत में मिल रहा है। जो व्यापारिक मार्ग है उनका विकास कीजिए, बंदरगाहों का विकास कीजिए, शहरों का विकास कीजिए, और राजा को इस पे स्पेशल फोकस देना चाहिए कि इन क्षेत्रों का विकास हो, और इनसे क्या होगा, टैक्स कलेक्शन अंत में बढ़ेगा। अगली बात करते हैं सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग की। अब इस दुर्ग को आप सीमा क्षेत्र, वर्तमान समय में अगर आपको देखना है तो इसको सीमा क्षेत्र से आप कनेक्ट कर लीजिए। जो साम्राज्य की सीमा है उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान राजा द्वारा रखा जाना चाहिए। शहरों को किलेबंद करना चाहिए, और इसकी सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा का विशेष ध्यान राजा को रखना चाहिए। इसको आप देश से कनेक्ट करते चलेंगे मॉडर्न डे में कि हमको क्या क्या करना है। अर्थशास्त्र में हम देखें तो हमको कई किले मिलते हैं, और इनकी भौगोलिक व्यवस्था के अलावा अन्य उद्देश्यों से भी विकास मिलता है। किलों में अगर जो प्रकार है वो देखें तो सबसे बड़ा किला हमको मिलेगा राजधानी शहर, जो राज्य के लिए प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य केंद्र के रूप में संचालित होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग किला हमको राजधानी क्षेत्र में मिलना चाहिए। उसके बाद जो दुर्ग, उस दुर्ग का निर्माण भी हमको ईंट और पत्थर, आप यहाँ इनको स्ट्रॉन्ग आइटम के रूप में मानिए। उस समय की ये बात की जा रही क्योंकि ईंट पत्थर वहां सबसे स्ट्रॉन्ग थे। आप इसको मॉडर्न डे से कनेक्ट कर लीजिए, मॉडर्न डे में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी हम अपनाएं कि हमारा दुर्ग क्षेत्र मजबूत हो, तो उसका प्रयोग कर रहे हैं ये लोग। फिर जो दुर्ग के अंदर का क्षेत्र है वहां पर अनाज की या जो जरूरत के सामान है उनका सुरक्षित भंडार होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर कोई आपदा आए तो ये उस आपदा से निपट पाए। जो किले हैं उनके पास सैनिकों को तैनात रखना चाहिए उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, और उनको 4 भागों में बांट कर रखना चाहिए। मतलब सारे सैनिक एक साथ एक रूप के नहीं रखने चाहिए, अलग अलग तरीकों से और अलग अलग क्वालिटी वाले सैनिक हमको इन क्षेत्रों में रखने होंगे। जैसे पैदल सेना की ये बात करते हैं
घुड़सवार की बात करते हैं, रथ सेना की बात करते हैं और अंत में हाथियों की जो सेना है उसकी ये बात करते हैं। तो अलग अलग सैनिक आपको रखने होंगे। अब इसको कनेक्ट करिए मॉडर्न डे से। आपके पास पैदल आर्मी है, ठीक, आपके पास टैंक सिस्टम, आपके पास फाइटर होने चाहिए, आपके पास बड़े डिस्ट्रॉयर होने चाहिए। तो ये सब कुछ आपको मॉडर्न डे में अपनी सीमा पे रखना होगा। और इसकी बात कहाँ हो रही है? सप्तांग सिद्धांत की किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। अगली बात देखिए कोष की बात, जो एक मेन चीज है कि नेक और वैध उपायों से कोष का संचय करना चाहिए। ये बात हमको मिल रही है। कोष इतना हो कि अगर अकाल पड़े या कोई विपत्ति आ जाए तो उस समय के खर्चों से हम निपट सके। अब यहाँ बात कर लीजिए आप किसकी, आरबीआई रिजर्व की। वो हमारे पास कितना होना चाहिए, ये सरकार के पास जो अमाउंट है उसके कोष में वो कितना होना चाहिए, उन सबको यहाँ कनेक्ट कर लीजिए आप कि इतना होना चाहिए कि कोई दिक्कत आ जाए तो हम उसका सामना कर सके। कौटिल्य ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोष नहीं होगा तो आप सेना नहीं रख पाएंगे, और किसी तरह से आपने सेना रख ली जबरन तो सेना की जो निष्ठा है वो आपके प्रति बनी रहे, ये संभव नहीं हो पाए। इसलिए कोष की आवश्यकता आपको लगातार पड़ेगी। अगली बात ये करते हैं दंड या न्याय व्यवस्था जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ हमको दो शब्द मिलते हैं, एक धर्मारथ, दूसरा प्रादेश। ये जो धर्मारथ ये न्यायाधीशों का समूह है, और जो आपका प्रादेश है ये अपराधियों के दमन का अधिकारी है। तो अधिकारियों का दमन करने वाले स्पेशल रखे गए हैं लोग, और न्याय को या न्याय प्रदान करने वाले लोग अलग से रखे गए हैं जिनको धर्मारथ कहा जा रहा है। फिर देखिए अपराधों के लिए अलग अलग जुर्माना है, जिस प्रकार का अपराध उस प्रकार का दंड। मतलब यहाँ पे शरीर के अंगों को काटा पीटा भी जा रहा है उस तरह का दंड भी है। और ये दंड कहाँ तक जा रहा है? मृत्यु दंड तक। आप इसको ऐसे मत समझिए, इसको आप समझिए कि अपराध समाज में अगर हो रहा है तो उसके लिए दंड होना चाहिए पहली चीज, और दंड में कैटेगरी होनी चाहिए कि किस अपराध के लिए कितनी सजा मिलनी चाहिए। सजा और दंड इन दोनों में क्या होना चाहिए? तालमेल होना। जिस हिसाब का अपराध है उसी हिसाब का दंड उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। एक चीज हमको और मिलती है अर्थशास्त्र, जो ये कहती है कि गंभीरता के अलावा, मतलब किसने कौन सा अपराध किया है उसकी गंभीरता के अलावा उसकी जाति क्या है उस पर भी ये निर्भर करता है कि दंड व्यवस्था कैसी हो। अब यही आप देखिए, जब आप सप्तांग सिद्धांत मान लेते हैं, लिखते हैं मॉडर्न डे, तो जो ये बात लिखी है कि जाति व्यवस्था पर निर्भर हो दंड व्यवस्था, इसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए न्यायिक व्यवस्था में। तो यहाँ पे आप क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब भी किसी टॉपिक को लिखेंगे आपको उसके लाभ और हानि दोनों दिखाने होंगे, आपको उसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों साइड की बातें करनी होगी। तो आप इसके विपक्ष वाले पोर्शन में इस बात को रख सकते हैं कि देखिए सप्तांग सिद्धांत हम पूरी तरीके से क्यों नहीं लागू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कि जाति के आधार पर लोगों को दंड दो, ये कैसे होगा समाज में। जो अशोक के शिलालेख वो इसकी न्यायिक जिम्मेदारियों के विषय में बताते हैं। और एक व्यक्ति मिलता है हमको महामार्ग। ये महामार्ग जो शहर के आसपास का क्षेत्र है उसकी न्यायिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, और इन महामात्यों से कहा गया है कि वो निष्पक्ष होकर न्याय व्यवस्था को देखें, और किसी को दंड तभी मिले जब पर्याप्त सबूत हो। अगर पर्याप्त सबूत नहीं है तो ना तो किसी को कैद मिले और ना किसी को दंडित किया जाए। जो शिलालेख 4 है इसमें एक बहुत खास चीज मिलती है जो मॉडर्न डे सोसाइटी के लिए भी चैलेंज, समान न्यायिक प्रक्रिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। इस यूसीसी की बात अशोक अपने टाइम में भी कर, जो हमको मिल कहा रहा है शिलालेख 4। ये यूसीसी लागू करना वर्तमान डेट में भी चैलेंज बना हुआ है। तो दंड व्यवस्था में इसकी बात अशोक के समय में भी की जा रही है, या हम कहें सप्तांग सिद्धांत में चाणक्य इसकी बात कर रहे हैं। और ये जो मिल रहा था आपको कि जाति पे आधारित दंड व्यवस्था, इसको अशोक दूर करने का प्रयास करता है और कहता है कि जब हम यूसीसी लाएंगे तो ये जो जातिगत भेदभाव है ये भेदभाव समाप्त हो जाएगा और एक समान नियम कानून सबके लिए स्थापित हो जाएंगे। इसीलिए अशोक को इतना महान माना जाता है, क्योंकि जो उस समय की परंपराएं हैं उन परंपराओं से आगे बढ़कर ये नियम कानून बनाने का प्रयास करता है। अगला मिलेगा आपको, या अंतिम आपको मिलेगा मित्र। मित्र के विषय में कहा गया है कि जो राज्य के राजनीतिक सहयोगी हैं यही आपके मित्र हैं। एक शब्द मिलता है विजिगीषु। विजिगीषु उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कौटिल्य के साम्राज्य में या कौटिल्य की राजनीतिक व्यवस्था में केंद्र में रखा गया है, और इसको माना गया है कि ये संभावित विजेता। विजिगीषु से संबंधी या विजिगीषु से संबंधित जो तथ्य हैं जो बताते हैं उनमें अरि मिलता है, मध्य मिलता है, मध्य राजा,
और उदास या तटस्थ राजा। अब देखो ये कहते हैं कि देखो 3 तरह के राजा आपको मिलेंगे जो संभावित विजेता है या जो विजयी विशु है। या तो आपके ये शत्रु होंगे, या आपके ये मित्र होंगे, या ये उदासीन होंगे। तो इन तीनों से आपको अलग अलग तरीके का व्यवहार करना है और इनके विषय में जो नीतियां हैं वो भी बताते हैं। कैसे कि परिस्थितियों के अनुसार हमको इनका पालन करना चाहिए। अगर शक्तिशाली राजा है तो उससे शांति संधि स्थापित कर लो, क्योंकि युद्ध लड़ने से आपका नुकसान ज्यादा होगा। अगर राजा कमजोर है तो उससे दुश्मनी मोल लो और उसके क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले आओ। शत्रु राजा है, मित्र राजा है या उदासीन राजा है, पहली चीज तो ये आइडेंटिफाई करो। दूसरी चीज उसकी ताकत का एनालिसिस करो, फिर उससे संबंध कैसे रखने हैं उस पे आप डिसीजन लीजिए। फिर कह रहे हैं कि जो दुश्मनों के दुश्मन, तब जो आपके दुश्मन है उसके जो दुश्मन, उनसे आप सहयोग बनाइए और जब हमला करने की बात आए तो इनको अपने साथ लेकर अपने दुश्मन पर हमला कीजिए। जैसे मान लेते हैं ये 3 व्यक्ति हैं, एक्स और वाई की आपस में दुश्मनी है और वाई और जेड के भी आपस में दुश्मनी है, तो एक्स को क्या करना चाहिए, जेड के साथ सहयोग कर लेना चाहिए। और अब क्या हो, एक्स और जेड मिलकर हमला किस पे करें, वाई। तो ये चीज हमको देखने को मिल रही। अगर हम जो साप्ताहिक सिद्धांत है उनके आदर्शों पे मौर्य साम्राज्य को देखें ये कितना जस्टिफाइड कर, तो हमको अशोक के जो शिलालेख वो इसके विषय में बताते हैं। जो इसका लघु शिलालेख वो सम्राट अशोक को मगध का एक सामान्य राजा मानता है, लेकिन बाद में हम देखें इस सामान्य राजा को या इस मगध के राजा को महाराजा जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाएंगी। शिलालेखों में उसको बाद में देवनाम पीएम के नाम से भी जाना जाएगा, देवताओं का प्रिय राजा के नाम, और बाद में इसको एक दिव्य शासक घोषित कर दिया जाएगा। और शिलालेख 1 और 2 में हमको मिलेगा कि जहां पर अशोक ने लिखा है कि मेरे राज्य की सारी प्रजा मेरे पुत्र के समान है, और ये आधार बनेगा किसका, पितृसत्तात्मक राजशाही व्यवस्था का। तो देखिए राजा पहले क्या है, अशोक है, और इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं कि ये साप्ताहिक सिद्धांत पर कितना फिट बैठता है। एक तो पहले ये हमको मिल रहा है ये सामान्य राजा, फिर हमको मिलेगा ये अलौकिक राजा हो जाएगा, सामान्य राजा से अलौकिक राजा हो जाएगा। लेकिन नीति जो वो क्या है, पिता के। अब जब पिता के समान नीति होगी तो राज्य कैसा हो, कल्याणकारी, जो सबके हितों का ध्यान रखे। तो इस तरह से जो साप्ताहिक सिद्धांत है उसके आदर्शों पे अशोक कहीं ना कहीं खरा उतरता है। और हमने अभी जब देखा था पीछे जो जातिगत व्यवस्था थी, जाति के आधार पर दंड देने की, उस व्यवस्था में अशोक आगे भी जाता है। वो कहता है कि भाई जाति के आधार पर किसी को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हमने साप्ताहिक सिद्धांत को समझ लिया, अशोक की जो प्रारंभिक नीतियां हैं उसको हमने समझ लिया, किस तरह से अशोक का जो साम्राज्य है या ओवरऑल मौर्य साम्राज्य स्ट्रॉन्ग होता है उसको हमने समझ लिया। अशोक की जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनको हम और डीप डाउन जाके अगले वीडियोस में देखेंगे, और ये हम समझ पाएंगे कि क्यों इतनी विस्तृत क्षेत्र में अशोक का कंट्रोल दिखता है, क्यों अशोक का साम्राज्य इतना शक्तिशाली हमको मिलता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस हाई लेवल कंटेंट को डिलीवर कर सके। आप पा रहे होंगे कि इस पूरे वीडियो में ना तो तथ्य और ना वैचारिक पक्ष कहीं से कम नहीं पड़ रहा होगा, जो सिविल सेवा परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो राज्य की हो या यूपीएससी अर्थात केंद्र। इसलिए इसको शेयर कीजिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और अपनी फैमिली साइज को हम लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।